स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत और चीन के बीच विवाद में विदेश मंत्रालय का बयान आया है। इस बयान में ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा, यह साफ कहा गया है। एलएसी पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, बताएं। अंजना, इस स्टेटमेंट के अलावा जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है उसके मुताबिक कल देर शाम ये घटना की शुरुआत हुई, जब बातचीत खत्म होने के बाद चीनी सेना की तरफ से गलवान नाला में उनके जो टेंट है उनको आगे खिसकाने की कोशिश हुई। और इसी कोशिश को रोकने के लिए भारतीय सेना के जो यूनिट वहां पर थी, बिहार रेजिमेंट की, उन्होंने रोकने की कोशिश की। चीनी सेना काफी ज्यादा नंबर में थी और उस दौरान ये घटना हुई। करीब 3 घंटे तक ये घटनाक्रम चला, जिसमें दोनों तरफ का नुकसान हुआ। हमारी तरफ से भी अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, एक अधिकारी समेत 3 जवानों के शहीद होने की बात सामने आई है। लेकिन दोनों तरफ ये जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। नंबर अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन ने एक तरह से इस पूरे मामले में दोहरी रणनीति अपनाई है, जो बात सामने आई है, जो जानकारी मिल पा रही है। चीन की तरफ से इसकी शुरुआत हुई कल देर बातचीत खत्म होने के बाद देर रात ये घटना की शुरुआत चीन की तरफ से की गई, जब उन्होंने जो टेंट पहले पीछे हटाए थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसको रोकने के दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो पत्थर हैं उसकी मदद से, डंडों की मदद से ये हमला किया गया। चीनी सेना उस दौरान ज्यादा नंबर में थी और उसके बाद जब पीछे से उनके भारतीय सेना की तरफ से मदद भेजी गई तो उसके बाद करीब 3 घंटे के बाद ये पूरा घटनाक्रम कंट्रोल में हुआ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। उन्होंने बताया ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को उठाना पड़ा है नुकसान, ये साफ कहा गया है और इसी के साथ जानकारी दी गई है। इस बीच आपको बता दें, कर्नल संतोष बाबू, पलानी हवलदार और कुंदन ओझा जवान, ये उन 3 शहीद हैं जिनको आज पूरा देश नमन कर रहा है, जिनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बीते दिन शहादत हुई थी। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के बीच झड़प हुई उसमें इन 3 कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल संतोष बाबू, पलानी हवलदार और कुंदन ओझा जवान, इन तीनों की मौत हुई है। इन तीनों के बारे में आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर की शहादत और 2 और सैनिकों की शहादत की बात थी। यह भी कहा गया है कि भारत ने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और अपनी संप्रभुता से नहीं करेगा कोई भी समझौता हिंदुस्तान। ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है, यह भी साफ कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हमने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और हम बातचीत से विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन को भी एलएसी का सम्मान करना चाहिए, यह भी कहा गया है। यानी साफ और स्पष्ट शब्दों में हिंदुस्तान ने चीन को बता दिया है कि एलएसी का सम्मान करना होगा। भारत भी करता है, चीन को भी करना होगा। बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन अपनी संप्रभुता की हर हालत में सुरक्षा करना भारत जानता है। एलएसी पर 40 दिनों से लगातार तनाव की परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन बीती रात गलवान घाटी पर विवाद हुआ और वो इसलिए क्योंकि चीनी सेना ने हिमाकत की घुसने की। करारा जवाब मिला भारतीय सेना से, लेकिन हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। नुकसान उधर भी हुआ। चालीस दिनों से भारत की सीमा में अपनी पैठ की जिद पर अड़ी चीनी सेना ने एक बार फिर धूर्तता दिखा दी। एक तरफ सीमा विवाद पर बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने सोमवार की रात अपना असली रंग दिखा दिया। लद्दाख के बेहद बर्फीले इलाके गलवान घाटी में भारत और चीन की सीमाओं पर हिंसक झड़प हो गई।
इसमें भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है तो 11 चीनी सैनिकों के घायल होने की बात भी सामने आई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में एक भी गोली नहीं चली। दोनों तरफ से लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो जहां पे जो आए हुए हैं और जो उन्होंने वहां से डिसएंगेज करना था वो नहीं किया है, वो अभी भी वहां पे हैं गलवान नदी के अंदर, और वहां पे अभी भी हैं परनांगसो के अंदर। पहली बात तो ये है। इससे क्या जाहिर होता है कि जो इनकी स्टेटमेंट्स आई थी, चाहे वो उनके राजदूत जो दिल्ली के अंदर है वहां से आई, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से चीन से आई, ये एक बात ये है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है। पिछले 5 मई से चीनी सेना गलवान घाटी में भारत की तरफ अपनी घुसपैठ बढ़ाने की फिराक में है। भारतीय सेना चीनी सेना को पीछे धकेलने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन चीन भारत की सीमा पर कमोबेश आज यही हुआ। चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने पर आमादा थे। भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर समेत हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए। चीन की सेना ने तो खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इस झड़प में चीनी सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत सोमवार रात को तब हुई जब गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना आपस में भिड़ गए, और इसमें भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर और 2 जवानों सहित चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प की खबर जंगल में आग की तरह फैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। इस बीच सेना प्रमुख MM नरवणे ने अपनी पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा रद्द कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। उधर चोरी और सीनाजोरी दिखाते हुए चीन अब दावा कर रहा है कि हमला भारतीय सैनिकों की तरफ से किया गया। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队，不得越线活动，不得挑衅滋事，不得采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动。 भारत और चीन की सेनाओं के बीच LAC पर धक्का मुक्की की बात कोई नई नहीं है। कभी डोकलाम तो कभी लद्दाख में ऐसा कई बार हुआ है जब दोनों देशों के सैनिक आपस में टकराए हैं। लेकिन चीन की सेना ने 45 साल पुरानी अपनी गुस्ताखी एक बार फिर दोहराई है। 45 साल पहले 1975 में चीन के सैनिकों ने असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब असम राइफल्स के जवान भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। कोरोना संक्रमण का जनक अब दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा पर खुराफात कर रहा है। चीन भूल रहा है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान चीन को उसकी गुस्ताखियों का करारा जवाब देने की ताकत रखता है। चीन की कोई भी गुस्ताखी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। लद्दाख से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, सहमति बनी थी कि दोनों ही तरफ से डी-एस्केलेशन किया जाएगा। फिर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? चीन ऐसा क्यों कर रहा है? कहां पर यह परिस्थिति बनी है? सब कुछ समझा रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल कंवर। ये है जम्मू कश्मीर का नक्शा, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक अक्साई चीन का इलाका है जो कि चीन के नियंत्रण में है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ये है लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी का इलाका है।
आइए हम आपको दिखाते हैं। जो मेन रोड है वो लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, वहाँ से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही अहम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहाँ से गुजरते हुए दरबुक तक आती है। दरबुक एक गांव है और यहाँ से शुरू होती है बेहद अहम दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नजदीक है। यहाँ से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है श्योक नदी से। यहाँ पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नजदीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ के मैं आपको और नजदीक लेके चलना चाहता हूँ। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके श्योक नदी से मिलती है और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां पर यह विवाद हुआ है, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर भारतीय सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक कल रात को उनकी मौत हुई। मैं आपको दिखाता हूं कि चाइनीज आर्मी असल में आई कहां से। ये है ह्यूशन बेस, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसका ये बटालियन हेडक्वार्टर्स है। वहां से निकलकर 2 चाइनीज पोस्ट हैं, ये 1 और 2, और इस चाइनीज पोस्ट से इस पक्की सड़क के रास्ते 2016 तक चाइनीज आर्मी ने यहां तक अपनी पक्की सड़क बना ली थी। उसके आगे कच्चा रास्ता था और इस कच्चे रास्ते के आगे आते आते चाइनीज आर्मी अब गलवान नदी के बीच में नाले के साथ साथ ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गई। साधारण तौर पर हमारी जो सेना है उसकी टुकड़ी निकलती है, इन पहाड़ों की पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द गश्त करती है, वापस इस पेट्रोल पोजीशन पे चली अपने बेस पे चली जाती है। चाइनीज आर्मी भी इसी तरह से करती है। उनको फायदा ये है कि उनके यहाँ पे सड़क बनी हुई है तो वो गाड़ी के रास्ते आते हैं, यहाँ पे चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफा अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई। अब इसके जवाब में भारतीय सेना ने न केवल यहाँ पर जो टुकड़ी थी बल्कि बाकी भी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो डिप्लॉयमेंट है उसको मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिए, यानी कि जितने चीन की तरफ से डिप्लॉयड हैं, चाहे वो हथियार हो, सैनिक हो, उतने ही भारत ने अपनी तरफ से डिप्लॉय कर दिए। असल में मसला क्या है, ये जो सड़क है DSDBO रोड जिसको कहते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हम अपने इक्विपमेंट को आगे दौलत बेग ओल्डी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले मैप पे, चीन की जो सड़क है वो एकदम पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक तक आती है। हमारी सड़क, ये आपको इस मैप पे तो छोटा लग रहा है लेकिन असल में यहाँ पर 8 किलोमीटर का फासला है। तो हमारे जो सैनिक है उनको पोस्ट से निकलकर पैदल चलते 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 पेट्रोल पॉइंट 14 पे जाना पड़ता है, जबकि चीनी सैनिक मजे से अपनी गाड़ी में आ जाते। तो इंडिया की कोशिश ये है कि उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारी भी सड़क ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश करें जो चाइना पहले से ही अपने यहां बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाएं, हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी तरफ है, ये तो हमारी जमीन है, ये तो विवाद में भी नहीं है। ये है पोस्ट 1, पोस्ट 2। हमारा कहना है आप इस पोस्ट पे रहते हैं, आप अपने पोस्ट पे वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पे वापस चले जाएंगे। लेकिन चाइनीज का कहना है कि हमें तो यहीं पे रहना है। ये भारत को मंजूर नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटस को बना रहा है अब तक इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, उसका ये उल्लंघन है। इसलिए हमारी ये जिद है कि आप जहां पर हैं आप वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पर वापस जाएंगे और हमें अपनी तरफ जो सड़क बनानी है वो हम बनाएंगे, उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुल मिला के हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है। जो तनाव LAC पर बना हुआ था उसको लेकर भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, सहमति बनी। ये कहा गया कि दोनों ही तरफ से डी-एस्केलेशन किया जाएगा। फिर आखिर बात कहां पर बिगड़ी? भारत सरकार की भी इस पर नजर है, बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है पूरे मुद्दे को जो बीती रात गलवान घाटी में हुआ है। आपको बताया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS के साथ बैठक की है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की भी नजर इस पूरे मुद्दे पर है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है इसका समाधान निकाला जाए।
विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। बातचीत तो चल रही थी, लेकिन आदतन धोखेबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1962 में भी चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। इस बार चीन फिर हठ धर्मी पर उतर आया। इस पे तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये गन्स वगैरह यूज करना ये तो आज तक हुआ नहीं है। चाहे जो भी यूज हो, अगर यूज किया हो, कल का जो घटना जो है वो बहुत ही चिंताजनक है, तो उस पे कॉमन रिएक्शन देना चाहिए, करना चाहिए। सोमवार की रात गालवन घाटी में झड़प के बाद सुबह से ही चीन और भारत के ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई। चीन ने भारत से अपील की है कि वो एक तरफा कार्रवाई न करे। इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके ऑफकोर्स 11 घायल हुए हैं, 5 मारे गए हैं, पर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी। वो भारत पे डिपेंड करता किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की। चीन की इस गुस्ताखी पर पूरे देश में आक्रोश है। चीनी सामान के बहिष्कार की बातें तेज हो गईं। चीन को हर हरकत का मजा चखाने की मांग चल रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर में लिखा, भारत अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करता है जो गालवन में चीनी हमले में शहीद हो गए। मेरी संवेदनाएं शहीद कर्नल और दोनों आर्मी जवानों के परिवारों के साथ है। सरकार को इन सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शहादत व्यर्थ न जाए। इन खबरों को सुन पूरा देश क्षुब्ध है, रोष में है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्णतया चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आगे आकर देश को जवाब देना चाहिए। भारत ने चीन की हिमाकत को काफी गंभीरता से लिया है। शाम को एक बार फिर सीडीएस बिपिन रावत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। संदेश साफ है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। बड़ी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत करें। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। भारत और चीन के बीच जो झड़प चली है, इस पर बातचीत की संभावना है। बताया जा रहा है इस पर चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक चल रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री निवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और माना जा रहा है भारत चीन के बीच जो झड़पें हुई हैं और जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा होगी। पर बातचीत, कई दौर की बातचीत, लेकिन इसके बाद भी 40 दिन बाद चीन की असलियत सामने आई है। भारत लेकिन 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा, ये कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान के विश्वास, आशा और दोस्ती की पीठ में सबसे बड़ा खंजर था 1962 का वो भारत चीन युद्ध। भारत ने सोचा भी नहीं था कि जिस चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे उछाले थे, जिसकी दोस्ती में सुनहरे भविष्य की उम्मीदें छिपी थी, वो बेमौत मारी गईं। लेकिन उस युद्ध से भारत ने सबक ले लिया था कि चीन पर भरोसा कभी नहीं करना, साथ ही अपनी शक्ति को उस स्तर पर ले जाना कि कोई देश आंख उठाकर भी देख न पाए। 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। ये एक बहुत ही सक्षम, एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही समर्पित भारत है, ऐसा मैं मानता हूं।
भारत के बदलते तेवर और बढ़ती ताकत दिखी पूर्वी लद्दाख में। हिंदुस्तान जब कोरोना से अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त चीन के चुपके से लद्दाख में घुस आने पर हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। 5 मई से लेकर अब तक चीन ने बंदर घुड़की देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने बता दिया कि अगर चीन 1962 में जी रहा है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक तरफ फौजी तैनाती, दूसरी तरफ बेहद सख्त बातचीत में हिंदुस्तान ने बता दिया कि भारतीय सेना अपनी सरहद पर किसी धोखे के लिए 1 इंच भी जगह छोड़ना नहीं चाहती। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन को बराबरी की टक्कर देने के लिए सेना की तैनाती बढ़ गई। Fights resulting in death has not taken place. It's a very serious matter, and this serious matter needs to be communicated in strongest terms, strongest military terms to China, that if you resort to such activities, we will give a befitting reply to China, and that message should be driven home very quickly and very strongly. भारत के लिए चीन की हर चाल पर सतर्क रहना स्वाभाविक है। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा के उस पार लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक चीन अपने इलाके में सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए बातचीत के बीच भी भारत ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चीन से बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि पेंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और देमचौक में वो इंच भर पीछे नहीं हटेगा। साथ ही चीन को फिंगर 4 से हटकर फिंगर 8 पर जाना ही होगा। साथ ही वो अपने तमाम सैनिकों को भी पीछे ले जाए। यहाँ चीन को भारत की ओर से सड़क बनाने पर मिर्ची लग गई थी। उसने दरबुक श्योक, दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने पर भी टांग अड़ा दी, लेकिन भारत ने चीन की परवाह करना बंद कर दिया है। आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2013 तक बार बार कभी भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इंट्रूशन नहीं किया, चाइना ने किया, और करीब 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने ले लिया। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा 2 और ब्रिगेड भेजी गई। ये वो ब्रिगेड है जो हर साल ऊंचे पहाड़ों पर युद्धाभ्यास के लिए जाती है। उधर हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया गया। हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने हालात की जानकारी लेने के लिए फॉरवर्ड पोजीशंस का दौरा किया। उत्तराखंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सरहद पर सैनिकों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। Recent behavior of Chinese troops, their deployment and aggression is displayed by China in general can be attributed to their global isolation. They feel India can play a very large part in Chinese isolation globally, and they want to show us our place. What I would like to tell the Chinese is that you can't show a country of our size and our strength its place. We know very well where we stand in international community. दरअसल चीन की सेना उत्तराखंड के बाराहोती के उस पार लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। गढ़वाल सेक्टर के आखिरी शहर के उस पार 30 किलोमीटर दूर चीन ने एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। उधर सिक्किम में भी चीन नाकुला में दबाव बढ़ाता दिख रहा है। ऐसे में वहां भी अतिरिक्त ब्रिगेड भेजी जा रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन अपने असली रंग में आ गया है, लेकिन बॉर्डर पर उससे 2-2 हाथ करने की ताकत भारत में भरपूर है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।